ये कहानी है साल 1193 की, जब भारत में एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसके लिए गए कुछ डिसीजन से भारत आने वाले सैकड़ों सालों तक जूझने वाला था और आज तक जूझ रहा है। बख्तियार खिलजी अफगानिस्तान के खिलजी काबिले से था और 1193 में वो भारत आया था। यहाँ उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद हासिल करनी थी, मगर उसे यहाँ कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने बैटलफील्ड्स पर अपनी बहादुरी दिखाकर अवध के मालिक ने उसे अपनी सेना और राज्य में पनाह दे दी और उसके बाद से उसका मानो जैसे भाग्य ही खुल गया, क्योंकि इस राज्य में उसे सिर्फ पनाह ही नहीं मिली बल्कि जागीरें भी मिली थी। और फिर क्या होना था, अगर एक हमलावर को पैसे और रौब मिल जाए तो वो ब्रह्मचारी थोड़े न बनेगा, वो और हमला करेगा। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने तुरंत बिहार के हिस्सों पर आक्रमण करके उन्हें अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। एंड यहीं से शुरू होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की तबाही की कहानी। इसी दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी और वो एक गहरी बीमारी के शिकार हो रहा था। उसके साथ आए हकीमों से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में खिलजी को खबर पड़ी कि अब सिर्फ एक ही इंसान उसको ठीक कर सकता है और वो है नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्रा। अब पहले तो खिलजी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ने लगी तब वो मजबूरन आचार्य जी के पास आया। लेकिन फिर भी उसकी जुबान से अकड़ नहीं जा रही थी। खिलजी ने आचार्य जी को यह तक चुनौती दे दी कि वो उनकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं लेगा और अगर वो सही में बुद्धिमान है तो बिना किसी दवाई के उसको ठीक करके बताओ। आचार्य जी मान गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने उसे कुरान लाकर पढ़ने को दिया। अब खिलजी ने कुरान पढ़ना शुरू किया और बस इसके कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत सुधरने लगी थी। अब ये देखकर खिलजी दंग रह गया और उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की और तब उसे आचार्य जी ने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, इसलिए जब वो पन्ने पलट रहे थे तब धीरे धीरे वो दवाई उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रही थी। अब ऐसी बुद्धिमानी देखकर बख्तियार को आचार्य जी को धन्यवाद और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये बात सुनकर तिल मिला गया और कहा गया कि ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरे धर्मों और देशवासियों के लोगों के पास ऐसी शिक्षा और ज्ञान है जो उसके देशवासियों के पास भी नहीं थी। और यहीं से आया उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया। उसने सोचा कि अगर इस पूरे देश को अपने कब्जे में करना है तो सबसे पहले यहाँ की जड़ पर हमला करना होगा और वो है यहाँ की शिक्षा। और इसी क्रोध में उसने पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत के शिक्षा और ज्ञान का इतना इम्पोर्टेंट सेंटर थी कि इसमें मौजूद 90 लाख किताबों को जनने में पूरे 3 महीने लग गए थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये लेजेंड लोगों को सिर्फ एक लेजेंड लगे या फिर बस एक कहानी लगे, बिकॉज अभी पब्लिक डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो कुछ ऐसे ही बताती है। लेकिन एक चीज जो सिर्फ एक कहानी नहीं है वो ये है कि नालंदा तबाह हुआ था और उसे बख्तियार खिलजी ने ही तबाह किया था। और ये हमारा इंडियन इतिहास नहीं कह रहा है, बल्कि 1260 में छपी हुई एक पर्शियन मुस्लिम हिस्टोरियन मिनाज-ई-सिराज ने खुद अपनी किताब तबाकत-ई-नसीरी में पूरी इस घटना का और जो इसमें लॉसेस हुए थे उसका डिटेल में वर्णन किया है। सो अब जाहिर सी बात है कि इससे हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता का नुकसान तो डेफिनेटली हुआ था, पर इसके एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन क्या थे उसे कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर यूनिवर्सिटी में क्या क्या था। सो नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी गुप्ता डायनेस्टी के दौरान, वही गुप्ता डायनेस्टी जिसके रूल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ स्टूडेंट के लिए एकोमोडेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल थी और यहाँ एक साथ हजारों से भी ज्यादा साधु संत और गुरु शिष्य रहते थे। इनफैक्ट नालंदा ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था जहाँ पर इंटर एशियन कनेक्शन इन पर्टिकुलर काफी ज्यादा फ्लरिश होता था। कई चाइनीज मंक्स यहाँ पर रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। श्रीलंका और तिब्बत से भी कई स्कॉलर्स और मॉन्क्स यहाँ पर पढ़ने आते थे और फिर यहाँ से सीखकर वो अपने देश पर नॉलेज स्प्रेड करते थे। इसके अलावा आर्यभट्टा जैसे एक वर्ल्ड रिनोन्ड मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर भी इस यूनिवर्सिटी में प्रमुख रह चुके हैं। और इसी से हमें यह पता चलता है कि नालंदा सिर्फ इंडियन कल्चर और बुद्धिज्म का ही नहीं बल्कि एक एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च का भी एक एपिसेंटर था। तो अब जब ये यूनिवर्सिटी इतनी इम्पोर्टेंट थी तो इसको नष्ट क्यों करना चाहेगा? वेल, इसीलिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थी। इनफैक्ट ये सारे इन्वेडर्स की एक क्लासिक टेक्निक होती है किसी भी न्यू एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए या उसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाने के लिए उनके एजुकेशन सिस्टम पर अटैक करो। जो भी शिक्षा और विद्या उनके पास है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो सभ्यता अपने पांवों पर खड़े ना हो सके। इस टेक्निक को इंग्लिश में बुक बर्निंग भी कहते हैं, यानी बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर पब्लिकली किताबों में आग लगा दिया जाता है। अब अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले होता यह है कि बुक बर्निंग काफी ज्यादा सिंबॉलिक होती है। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करें, जब मंगोल्स ने अब्बासिद कैलिफेट से पर्शिया में मिलिट्री सपोर्ट मांगा था और उन्होंने मना कर दिया था, तब मंगोल्स ने बगदाद में घुसकर पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन उसके साथ ही मंगोल्स ने बगदाद हाउस ऑफ विजडम जो वहाँ का एक एजुकेशन हब था उसको भी तबाह कर दिया था। अब आज की तारीख में इराक और ईरान कितना एडवांस होता अगर वो हाउस ऑफ विजडम तबाह नहीं हुआ होता।
इसकी आप कल्पना लगा सकते हो, क्योंकि दुनिया भर के स्कॉलर्स हाउस ऑफ विजडम में आते थे और वहाँ पर अपना नॉलेज शेयर करते थे। और इसी पीरियड को हम इस्लामिक गोल्डन एज भी कहते हैं जब ये होता था। ऐसा कहा जाता है कि मंगोल्स ने टिग्रिस नदी में इतनी किताबें फेंकी थी कि डूबी हुई किताबों का एक पुल तक बन गया था। अब इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गया और पर्शिया में मंगोल्स का रूल शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली इससे एक सोसाइटी में नॉलेज के नी कैप्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उस सोसाइटी की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। और इसलिए खिलजियों और मंगोल से लेकर जर्मनी, नाजीज और ब्रिटिशर्स सभी ने इस टेक्निक को यूज किया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था। अब ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे भारत में गुरुकुल व्यवस्था थी या फिर गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स को हम पर राज करना था। तो लॉर्ड मैकॉले ने यह तय किया कि अगर भारत पर अपना राज जमाना है तो सबसे पहले यहाँ पर यह सिद्ध करना होगा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम नीचा है और भारत को इससे बेटर सिस्टम की जरूरत है। धीरे धीरे भारत में एजुकेशन को वीक बनाओ और उसे वेस्टर्न एजुकेशन से रिप्लेस करो। अब ऐसे करने के लिए वैसे तो उन्होंने काफी सारे चेंजेस लाए, लेकिन इनमें दो चेंजेस मेजर थे। सबसे पहले तो गुरुकुल सिस्टम हटाना और फिर उसके बाद डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मॉडल को इम्प्लीमेंट करना। बेसिकली इस मॉडल में अपर कास्ट जैसे कि ब्राह्मण्स को जानबूझकर ब्रिटिशर्स के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए एजुकेशन में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक सेक्शन को एजुकेट करना और उससे हायर एजुकेशन को ग्लैमराइज करना और फिर उस एजुकेटेड सेक्शन के बल पर बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना और प्राउड ब्रिटिशर्स बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इससे हुआ यह था कि एजुकेशन इंडिया के सिर्फ एक सेक्शन तक ही सीमित हो गया था और हमारी जनता में इलिटरेसी बहुत बढ़ गई थी। अगेन ब्रिटिशर टारगेटेड द बेस्ट एजुकेशन। उनका फंडा सिंपल था, उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो बाय ब्लड एंड कलर तो इंडियंस होंगे, लेकिन वो अंग्रेज होंगे बाय सोल, कैरेक्टर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। उस समय लॉर्ड मैकॉले ने जो हमको अपनी रूट से अलग किया था वो आज तक भी रिपेयर नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर एट दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि नालंदा के जलने से जो नॉलेज लॉस हुआ था वो तो हम कभी जान नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में सिर्फ एक बख्तियार ही नहीं, ऐसे कई बख्तियार आए थे और इनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल रूट्स को तोड़ना रहा है, जिसका अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या गुरुकुल सिस्टम वापस इंडिया में आना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, एक लाइक जरूर करना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाओ ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियोस की अपडेट को मिस ना कर पाए। टिल देन स्टे क्यूरियस।